वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है, जो तनाव और गैर यकीनी है, उसमें कोई कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक तरफ तो हुकूमत अदलिया पर जो है तनकीद कर रही है, साथ में जिस किस्म की कानून साजी हो रही है उससे भी लगता है कि कोशिश यही है कि इलेक्शंस में ताख़ीर की जाए। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट जमा करवाई, उसमें यही कहा कि ना तो उनको फंड्स दिए गए और ना ही पंजाब हुकूमत उनको सिक्योरिटी मुहैया कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी हवाले से माफ़ करिएगा नोटिस जारी कर दिए हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए हैं और कहा है कि उनसे आके मुलाकात की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि वो चेंबर में इन सब से मुलाकात भी करेंगे। ये अब क्या एक ऐसा मसला है जिस पे जो आईनी बहरान है वो जारी रहेगा? अगर हम ऑब्वियसली सियासी गुफ्तगू देखें तो भी कुछ ना कुछ लचक कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, मगर जैसे एक तरफ अदलिया पे तनकीद हो रही है तो दूसरी जमात जो है वो अफवाज पे तनकीद कर रही है, मगर बीच में कहीं आवाज़ें भी आ रही हैं, ऐसी आवाज़ें जो कह रही हैं कि तरीक़ा जो है वो मुज़ाकरात से ही निकलेगा, गुफ्तगू करके ही निकलेगा। हुकूमत में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने भी कहा है, एक से ज़्यादा मरतबा कहा है कि मुल्क की बेहतरी इसी में है कि सब सियासतदान आपस में बैठे, ग्रैंड डायलॉग का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इदारों के ख़िलाफ़ जो ये बयानबाजी है, ये चाहे एक जमात करे या दूसरी, मुल्की मुफाद में नहीं है। ये सियासी जंग है, पोलराइजेशन है, सियासी मसला है, उसको सियासी तौर पे ही हल करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अपने दुश्मनों से बात कर सकते हैं, अगर हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करने को तैयार हैं या हम भारत में मोदी से बात करने को तैयार नहीं हैं, तो फिर जो अपने मुल्क में लोग हैं उनसे कैसे डायलॉग नहीं हो सकता। उन्होंने ये बात जब की है तो उसके बाद और भी आवाज़ें सुनने को मिली हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ही रहनुमा हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी कि वो अगले जुमे को इमरान खान साहब को इफ्तार पर बुलवाएं और कहें, मगर मसला ये है, उन्होंने कहा कि साथ बैठने को दोनों तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब भी जो है वो कह रहे हैं कि अगर डायलॉग से कोई रास्ता निकल सकता है तो ज़्यादा देर नहीं निकलेगी अगर एक दफ़े सब इकट्ठे बैठ जाए। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए दिफा। वेलकम टू द शो सर। जी सेनेटर साहब, आप सर थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। आपने बहुत पिछले दिनों में एक कोशिश की है, आवाज़ उठाई है, अगर हम कह सकें कि ये जो एक लगता है कि हम बंद गली में फंसे हुए हैं, कोई तो गुफ्तगू की बात करे। तो सर बताएं कि व्हाट डू यू हैव इन माइंड, और दूसरा फिर ये भी बताइएगा कि आपकी हुकूमत में कोई सुनने को तैयार भी है? नहीं, मेरे ख्याल में अब लोगों को उनकी आवाम की जो गूंज है वो पहुंच रही है और सुनने को तैयार हैं लोग। अब मेरा तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, देखें जी, अगर कोई डायलॉग के अलावा कोई रास्ता है जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए, तो वो मुझे बता दें, मुझे तो कोई नजर नहीं आता। तो उसके क्या बुनियादी असूल हो सकते हैं? पहली बात है, 3 असूल पर हम इत्तफाक राय कर लें। एक, आइन जो है वो मुकद्दम है, वो मुकद्दस है, उसकी पासदारी हमारा फर्ज है। मैं सियासी कुव्वतों की बात कर रहा हूँ। दूसरा, सारा जो फैसले का महवर है वो पार्लियामेंट है। और तीसरा कि ये जो हम हमले कर रहे हैं इदारों पर, ये बंद की जाए, क्योंकि इदारों की जंग, जैसे मैंने कहा है, वो चाहे कुछ लोग कर रहे हैं फौज के ऊपर, कुछ हमारी तरफ से हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इसको खात्मा करें। और साथ साथ मैं अपील करता हूं, मैं समझता हूं कि अगर स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब अपने पेशरो असद कैसर साहब को बुलाएं, उनको दावत दें कि जनाब जो पीटीआई के एमएनएस थे जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, अब वो इस्तीफे उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं, कौमी असेंबली में वापस आए। और साथ साथ जो पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल है शाहिद खाकान अब्बासी साहब और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल है असद उमर साहब, मुज़ाकरात शुरू कर दें। रूल्स ऑफ द गेम क्या होंगे, ताकि जो भी इंतखाबात हों
उसके नताइज सबको काबिल कबूल हों और उसमें इलेक्शन डेट भी, इलेक्शन का तरीका भी। और ये याद रहे, ये 2023 में इलेक्शन ना होने का ऑप्शन नहीं है। इलेक्शन का इशू ये नहीं कि इफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, और वो फैसला हम मिलके कर लें। और मेरे ख्याल में कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, माजी में भी हमने इत्तफाक राय से लेजिस्लेशन भी की है, कई फैसले इकट्ठे किए हैं। तो ये वक्त आ गया है कि इस दलदल से निकलें और रास्ता निकले, ताकि अवाम में जो मायूसी है, अवाम में जो गुस्सा है, अवाम समझते हैं कि ये किस्सा कुर्सी का है, हमारा ताल्लुक ही नहीं। कोई लोग फ्लड से मर रहे हैं, और आज पार्लियामेंट में हमें ब्रीफिंग दी गई एनडीएमए ने, उन्होंने कहा कि इस साल 72% चांस है, 72% चांस है कि पिछले साल का फ्लड फिर से आएगा, उसी नौयत का। तो इधर लोगों की हालात क्या है और हम किस चक्रों में फंसे हुए हैं। तो मैं एक रास्ता देना चाहता हूं, और उसमें मैं अकेला नहीं हूं। जरदारी साहब ने भी बड़ी अच्छी तकरीर की उस दिन, बिलावल ने भी की, और भी लोग हैं हर पार्टी में हमारी बशमूल हमारे, और पीटीआई में भी, जो चाहते हैं कि सियासी हल हो। अब मुशाहिद साहब, लॉट्स ऑफ फूड फॉर थॉट हियर, बट सर सबसे पहले तो ये बताया, आपने सबके नाम ले लिए, बट जो और सही बात है, पर सर मसला तो शायद सिर्फ हम कह सकते हैं इमरान खान साहब का और वजीर आजम का फिर रह गया। जरदारी साहब बात करना चाह रहे हैं, आप बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग हैं बात करना चाह रहे हैं, तो फिर अगर कोई नहीं बात करना चाह रहा तो वो हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब हैं, और दूसरी तरफ पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप है। देखें जी, मैं तो इनको देख रहा हूँ एज अ सियासी सूरत हाल, जिसमें एक तरफ हिज़्ब इक़्तिदार है और हिज़्ब इख्तलाफ है, और ये इशू इंडिविजुअल्स का नहीं है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स की बात है तो फिर तो जाती अना, और फिर तो कबायली जंग होगी ना। एक कबाइल है एक तरफ है, दूसरी कबाइल। इसलिए मैंने जो दो फर्द का नाम लिया उनका मैंने जिक्र ही नहीं किया। क्वेश्चन ये है कि उनकी तरफ से जो नुमाइंदगी करते हैं सियासी कुव्वतें हैं, और वो हैं, उनको आगे लेके चलें और इंस्टीट्यूशनल फैसले करें। मैंने पार्लियामेंट की बात की है, मैंने सियासी जमातों की बात की है, ये सबसे हावी हैं। और मेरे ख्याल में अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तान में रहना है, बनी गला में। मियाँ साहब ने भी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान में रहना है, मॉडल टाउन में। कहीं नहीं कोई जा रहा, अपना ये हमारा देश है, और इधर ही फैसले होंगे। दे लिव एंड डाई इन पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में वो भी एग्री कर जाएंगे। ये नौबत ना आए कि किसी के कहने पर एग्री करें। जैसे माजी में 14 फैसले हमने लेजिस्लेशन की फाटेफ पर, जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन थी वो मुकम्मल इत्तफाक राय से हुई। IMF पर जाने पर इमरान खान भी कहते हैं बड़ा अच्छा फैसला है। जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट सब ने इसको सराहा इत्तफाक राय से। तो अगर इन इशू पर इत्तफाक राय हो सकता है, चाहे नजरिया जरूरत के तहत या मसलियत के तहत, व्हाई नॉट अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए। तो मेरे ख्याल में ईगोज को पीछे करें और पाकिस्तान के मफादात को आगे रखें। सर ये बताएं कि आप एक तरफ कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो हमने फॉलो करना है, इलेक्शंस भी होने हैं, तो सर फिर जब आप कहते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गई, इलेक्शंस भी हो गए, तो सर इसके अलावा अब और कौन से रूल्स ऑफ द गेम रह गए हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? बुनियादी बात है कि इलेक्शन मैकेनिज्म, इलेक्शंस हमेशा हमारे मुतनाज़े होते हैं। लोग कहते हैं 2013 के इलेक्शन, वो जरदारी साहब ने कहा कि आरओज के इलेक्शन हुए, 2018 के इलेक्शन हमने कहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई। इस वक्त दूसरे लोगों को भी शक है। देखिए ना, हमारे यहाँ अब सब इस प्रोसेस से जा चुके हैं, सबको विक्टिम्स भी रहे हैं इस प्रोसेस में। 2017 को एक चेंज आया जो मैं कहता हूँ सॉफ्ट हुआ था, तो बाद में वही उसी किस्म की तब्दीली पिछले साल आई। तो अब हम माजी से सबक सीखें। We are no longer children play in a kindergarten. हम grown up people हैं, हम पाकिस्तान, हम कहते हैं हम लीडर्स हैं, कायदीन हैं। कायदीन है तो फिर क़यादत करें ना, शो लीडरशिप टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हम इंतजार ना करें किसी फोन कॉल का या किसी का वो स्टिक जो आती है, स्वैगर स्टिक होती है जो मिलिट्री में इस्तेमाल करते हैं, फिर वो दिन देखना है आपने। मुशाहिद साहब, सर आप ऑब्वियसली क्योंकि बहुत हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी गहरी नज़र रखते हैं, लिखते भी रहे हैं, तो सर अब तो लोग ये कहते हैं कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी बड़े हमसे हम क्या नाला है। ये जो हमारे यहाँ पिछले साल से एक तमाशा लगा हुआ है सियासी गैर यकीनी का, और
بالکل کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے کہ وہ بھی جو ہیں چاہے وہ اگر آپ اجازت دیں نام لینے کا، چاہے ہمارے جو عرب دوست ہیں یا چین ہے یا امریکہ ہے، سب جو ہیں وہ اس وقت اس بات پہ بھی ناراض ہیں. از دیٹ کریکٹ سر؟ کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ مجھے بڑے دکھ سے آپ سے اتفاق کرنا پڑ رہا ہے، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ جن کا نام لیا آپ نے، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے ساتھ مخلص. اور پچھلے ہفتے عارفہ صاحبہ میں گیا تھا، چائنا سے واپس آیا اور چائنا میری ملاقات ہوئی کافی اعلیٰ قیادت کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ماضی میں بھی کھڑے رہے، اب بھی کھڑے رہیں گے، اور ہم پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں. لیکن ایک ہمیں مایوسی ہے اور ہمیں خدشات ہیں کہ یہ جو پاکستان میں نہ ختم ہونے والی ایک جنگ ہے اقتدار کی، اس سے پاکستان کو نقصان نہ ہو جائے، اور کیا اس سے کوئی اور لوگ جو اس خطے میں امن نہیں چاہتے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قیادت، اور قیادت سے مراد ان کی ہے جو چاہے حکومت میں ہے یا حزب اختلاف میں ہے، وہ اپنے ذاتی گروہی پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کے ملک کا سوچیں، عوام کا سوچیں، اور اسی بنیاد پر فیصلے کریں تاکہ پاکستان میں ایک استحکام بھی آئے اور معمول کے مطابق صورتحال پیدا ہو. تو یہ ایک دکھی دوست کا پیغام تھا جو آپ کا مخلص ہے، اور یہی پیغام میں سن رہا ہوں. میں نام نہیں لیتا عرب ممالک کا، میں ملتا رہتا ہوں، پچھلے دنوں بھی ڈیلیگیشن آئے تھے جن لوگوں کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، اور اس کا جو مغرب کے ہمارے دوست ہیں چاہے وہ امریکہ میں ہوں یا یورپ میں ہوں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب تو ہم خود رحم کریں اپنے عوام پر، اور یہ معاملہ 2022 سارا سال ضائع کیا ہم نے صرف اس چیز سیاسی چپکلش پر، اور یا کون بجے گا چیف، سارا سال ضائع، اور ابھی فرسٹ کوارٹر آف 2023 بھی اسی چکر میں ہم نے ضائع کر دیا. سر تو پھر اب اکٹھے بیٹھیں گے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی آپ ان کو ایڈوائس یہ کر رہے ہیں کہ اکٹھے بیٹھ کے کوئی ایک تاریخ طے کر لیں الیکشنز کے لیے، اکتوبر نہ ہو، وہ مئی بھی نہ ہو، کوئی بیچ میں وقت ہو. از دیٹ یو فیل کہ دس کین بی دا وے فارورڈ؟ جی بالکل، یہ طے کر لیں، اور اس میں اگر کوئی قانون سازی ہونی ہے، اور بڑی اچھی سجیشن آئی ہے اسد کیسر صاحب کی کہ اگر کوئی ترمیم آ سکتی تو ہم اس کے لیے ترمیم کرنے کو تیار ہیں. تو میرے خیال میں راستہ نکل سکتا ہے اس میں. کوئی اگر as long as we should be loyal to the objective کیا ہے کہ پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں، سیاسی قیادت میں مفاہمت ہو، اور اس مفاہمت کے نتیجے میں جو انتخابات ہوں ایک کریڈیبل الیکشن آؤٹ کم ہو، جس میں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ اور کوئی ایسے گن نہ ہو کہ جو کوئی انگلی بھی اٹھا سکے. تو یہی ایک بیسک چیز ہے، اور اس سے پاکستان میں ایک امن بھی آئے گا، استحکام بھی ہوئے گا، اور لوگ سکھ کا سانس لیں گے کہ خدا را کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں، کیونکہ بیلٹ کا تقدس سب سے اہم ہے، اور لوگوں کو فیلنگ ہوگی کہ ہم نے اپنی ووٹ کے ذریعے حکومت بنائی ہے. اور یہی میرے خیال میں ایک راستہ ہے. پاکستان خود ایک ووٹ کی پیداوار ہے، پاکستان کی بنیاد جمہوریت ہے. قائد اعظم نے پاکستان کو کوئی ڈنڈے فوجی طریقے سے نہیں لیا تھا یا فوجی انقلاب سے، ہمیں آئینی طریقے سے، جمہوری طریقے سے، انتخابات کے ذریعے ہے. We are a product of the democratic process in the ballot box. تو یہ پاکستان کے ڈی این اے میں ہے، ہماری فارمیشن میں. تو یہی ہے اس پر. سر بالکل معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ سر یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم خاص طور پہ پی ایم ایل این شاید اس بات پہ پریشان ہوتی ہے یا گھبراتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب الیکشن جیت گئے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی اب مقبولیت اتنی ہے کہ وہ جیت جائیں گے، تو پھر انتقامی کارروائی ہوگی، وہ پی ایم ایل این کے لیے بہت اٹ ول بی ویری کاسٹلی، کیونکہ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ایم ایل این کے خلاف کارروائی ہوتی رہی، جیل جاتے رہے لوگ، اریسٹ ہوتے رہے. اب پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سر کیا پھر یہ جو مذاکرات ہوں گے کیا ان میں یہ بات بھی ڈسکس کرنی پڑے گی ہمیں؟ کیونکہ میرے خیال میں اگر آپ obviously بہتر جانتے ہیں کیا معیشت کا بھی تعلق اسی قسم کی انتقامی کارروائی سے نہیں ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، میں اتفاق کرتا ہوں. ماضی میں کیا ہوا؟ ویپنائزیشن آف نیب کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا کہ ہمارے سیاسی مخالفین کو پکڑیں. بلکہ جو مذاق سب سے بڑا تو ہوا
جیسے بھٹو صاحب کے زمانے میں چودھری ظہور اللہ کے خلاف کیس بنایا تھا بینسوں کا کہ بینسیں چوری کی ہیں, ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف کیس بنایا نارکوٹکس کا. تو یہ انتہا ہے, یہ ویپنائزیشن جو ہے آف یہ نیب وغیرہ یا حکومت کے اداروں کی نہیں ہونی چاہیے. تو رولز آف دا گیم کا مطلب یہی ہے. اور دوسری بات ایک اور عارفہ صاحب دیکھیں کہ اس وقت عارفہ صاحبہ کہ پاکستان 2023 میں کوئی ایک شخص یا ایک سیاسی جماعت یا ایک ادارہ اتنا مضبوط نہیں کہ دوسرے کو ختم کر سکے. بلکہ کسی نے پچھلے دنوں پوچھا, امریکن جرنلسٹ آیا, tell me who's running the show, there's a lot of confusion, who's in charge. میں کہا nobody. nobody. میں کہا 5 پاور سینٹرز ہیں اس وقت پاکستان میں. اسلام آباد میں چیف جسٹس, راولپنڈی میں چیف عوامی سٹاف, کراچی میں آصف علی زرداری صاحب, لاہور میں عمران خان صاحب اور لنڈن میں میاں نواز شریف صاحب. میں کہ ان کے ارد گرد فیصلے ہو رہے ہیں. تو یہ کہتا ہے that's very unfortunate. میں کہ no, it's not unfortunate, it's good. پاکستان میں اگر کسی ایک کو آپ پاور زیادہ دے دیں وہ اس کو مس یوز کرتا ہے. یہ ہمارا چاہے سیاستدان ہو, چاہے جج ہو یا جرنیل ہو, تو بہتر ہے کہ ہم ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں اور سب کو, اور پروونشل اٹانومی بھی ہے اس وقت, مختلف صوبوں میں شاید مختلف حکومتیں آئیں جو وفاق میں نہ ہوں. تو یہ میرے خیال میں پاکستان میں ایک راستہ نکل سکتا ہے جس میں جمہوریت کا استحکام ہو. اور آپ نے جو بات کی معیشت کی, میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. معیشت کا مین ایشو معیشت نہیں ہے اس پر پاکستان کا, وہ ایک اس کا رزلٹ ہے, اس کے نتائج ہے عدم استحکام کے کہ معیشی بحران بھی آ گیا ہے اور آپ کی کریڈیبلٹی افیکٹ ہو رہی ہے. IMF کیوں ڈیلے کر رہا ہے آپ کو, آپ کے دوستوں نے کیوں ڈیلے کر کے آپ کو دیکھ کے آرام سے پیسہ دے رہے ہیں. پہلے چائنا نے دیا 3.25 ارب ڈالر, اب سعودی عربیہ نے دیا 2 ارب ڈالر, اب سنا UAE بھی دینے والا ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگی, کہتے ہیں اس کے بعد بورڈ میٹنگ ہوگی, کہتے ہیں اس کے بعد پھر وہ IMF توثیق کرے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں ان میں تو اتفاق رائے نہیں ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے بھی اب کر دیا ہے, انڈس واٹرز ٹریٹی پر آپ کو الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ جی اس کی پھر سے ریویو کریں. حالانکہ وہ 60 سال سے یہ ٹریٹی چل رہی ہے اور انڈیا G20 کی میٹنگ اب مقبوضہ کشمیر میں کروا رہا ہے. تو پاکستان کی کمزوری کا فائدہ ہمارے جو دشمن ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمارے خیر خانی کو اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ ملکی مفاد میں بہت کہ ہم آگے لے کے چلیں. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کی جو سینسس کا ایشو ہے اس حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ملک بھر میں جو اس وقت جاری مردم شماری یعنی کہ سینسز کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں کے اندر یہ پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور 90% کے قریب یہ مکمل ہو چکی ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو وفاقی ادارہ ہے اس کے لیے کہ یہ 10 اپریل تک جو ہے اس کو ریپ اپ کرنا تھا, بٹ اب ذرا توسیع کی گئی ہے. مگر مسئلہ یہاں شروع ہوا ہے کراچی میں. کراچی میں 90% کے قریب جو کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے مردم شماری کا, اور جو ابھی تک نمبرز اور دستاویز سامنے آئے ہیں تو ان سے یہ لگ رہا ہے کہ 6 برس پہلے جو سینسس کیا گیا تو اب آبادی جو ہے کراچی کی وہ 15% کم نظر آ رہی ہے. یہ جب یہ اطلاعات سامنے آئی تو obviously شور مچا اس ایشو پر, اور اب ایک دفعہ پھر توسیع کر دی گئی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عملہ جو ہے ابھی تک کئی گھرانوں تک پہنچا ہی نہیں. 2017 میں بھی جب مردم شماری ہوئی تھی تو اس کے جو ریزلٹس تھے اس کے اوپر بہت تنقید ہوئی تھی, خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے. MQM پاکستان, جماعت اسلامی, ان دونوں نے الزام لگایا کہ یہ شہر کی جو مجموعی آبادی ہے اس مردم شماری سے کم بتائی گئی ہے اور اسی لیے دوبارہ اتنی جلد مردم شماری کی جا رہی ہے. مگر اس دفعے بھی لگ رہا ہے کہ مسئلہ وہیں کا وہیں موجود ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی, کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی حافظ صاحب بتائیے گا, یہ دوسری دفعہ مردم شماری ہو رہی ہے, 90% مکمل ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ کم نظر آ رہی ہے. how did they manage this? اگر میں آپ سے یہ پوچھ سکوں کیسے کر لیا یہ انہوں نے؟ دیکھیں پہلے تو آ جائیے 2017 والی مردم شماری پہ. تو 2017 میں جو مردم شماری ہوئی وہ ہمارے مطابق وہ کم از کم 40% to 45% ہماری آبادی کو کم شو کیا گیا. میں اس کی ریزنز بتاتا ہوں. وہ یہ ہیں, اور یہ کراچی کے ساتھ مسلسل زیادتی ہوتی ہے.
उसकी रीजन ये है कि करते ये हैं कि ये मुस्तकिल पते की बुनियाद पर आबादी को काउंट करते हैं, डिफेक्टो पे नहीं करते। डिफेक्टो का मतलब ये है कि जो जहां है वहां गिना जाएगा, लेकिन ये करते हैं कि एक तो मैनुअल एक्सरसाइज इन्होंने की थी, फिर उसके बाद एक्सरसाइज तो अपनी जगह रह गई, उन्होंने नादरा के डेटा से जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड पे मुस्तकिल पता था, मसलन कराची में 40 से 50 लाख पख्तून रहते हैं, जाहिर है कि वो केपीके में उनका आबाई घर है, वो आबाई घर उनका वहां है और मुस्तकिल पता वहां है, लेकिन रहते कई बरसों से 40 साल 30 साल 20 साल से हैं, लेकिन काउंट वो केपी में होंगे, वसाइल केपी में जाएंगे, नुमाइंदगी केपी में जाएगी, लेकिन काउंट वहां पर होंगे और रहते यहाँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का यूज करते हैं। सराइकियों का सबसे बड़ा शहर कराची है, बलोचों का सबसे बड़ा शहर कराची है, कश्मीरियों का सबसे बड़ा शहर कराची है, और पता नहीं कितनी मैं आपको कौमें बताऊं, कराची महाजरों का तो सबसे बड़ा शहर है ही। तो आप मुझे बताइए कि जब कराची में आधी आबादी तकरीबन ऐसी है कि जो कराची की परमानेंट रेजिडेंट नहीं कहलाती, जबकि वो हैं, उनमें से अक्सरियत तक परमानेंट रहती है, लेकिन चूंकि गांव का होता है तो वहीं पर काउंट करके मसाइल और नुमाइंदगी वहां चली जाती है। सर इसी वजह से तो हमने फिर दोबारा ये हमारी की पूरी एक्सरसाइज हुई, क्योंकि कराची से इतने एतराजात किए गए, तो वो तो मसाइल तो लग रहा है जो उन्होंने गलतियां पिछली दफे की वो दोहरा रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें हुआ ये कि जिन पार्टियों की हुकूमत रही उनने एक बहुत बड़ी ज्यादती ये की कि बजाय इसके कि रीडू करते, एक गलत चीज को ठीक करवाते, उन्होंने उसकी कानूनी मंजूरी दे दी। और जब हमने एतराज किया, उस वक्त पीटीआई और एमक्यूएम की हुकूमत थी जब ये मंजूरी हुई और वफाकी काबीना में एमक्यूएम मौजूद थी, हमने कहा कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि इससे तो आप लेजिटिमेट कर देते हैं एक नाजायज चीज को। दुनिया में अगर किसी चीज को रेक्टिफाई करना हो तो उसकी कानूनी तौर पर उसको सही थोड़ी तस्लीम किया जाता है, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। फिर एक साल तक उन्होंने इलेक्शन मर्दमशुमारी नहीं करवाई, अब इस हुकूमत ने करवाई है तो इन्होंने कहा डिजिटल होगी। जब डिजिटल हो रही है तो टैबलेट्स आए, इस पर अरबों रुपए खर्च हुए, इन टैबलेट्स में प्रॉब्लम है, इसमें डेटा डिलीट होता है, इसमें जो नक्शे हैं वो सुपार्को के हैं, जो पीबीएस यानी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नक्शे हैं वो मैनुअल हैं, इसमें फर्क होता है, इसमें हजारों ब्लॉक कोड उड़ गए हैं, जो आखिरी शुमारियाती ब्लॉक कोड होता है हजारों डिलीट हो गए कराची से, 40% खाना शुमारी नहीं हुई। माफ करिएगा सर, हमारा वक्त अब क्योंकि कम है, इसलिए पूछना ये था कि आपने शायद ये भी कहा है कि आप धरना देंगे, इस हवाले से क्या उस पे प्लान आपका बना है और क्या हुकूमत की तरफ से कोई रिएक्शन आया? हमने आज अपना मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया है, उसका पोर्टल कायम कर दिया है और पूरे शहर में हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और हम मुतालबा कर रहे हैं कि 3-4 दिन से नहीं, पूरा महीना भर, कम से कम 30 अप्रैल तक तो बढ़ाइए आप, ठीक है, खाना शुमारी पूरी कीजिए और जो कुछ भी होगा हम इसका ताक़ुब करेंगे। हमें धरने देने पड़े हम धरने देंगे, एहतजाज तो हम 2-3 दिन में करेंगे अभी, लेकिन हमें अगर अदालत जाना पड़ा अदालत जाएंगे, पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। इस मर्तबा इस बात को समझ लेना चाहिए कि पीपल्स पार्टी, पीडीएम, नून लीग, एमक्यूएम जो सब हुकूमत में शामिल हैं, किसी भी सूरत में कराची के साथ अब ये ज्यादती नहीं करेंगे। पहले ये मुकमुका कर लेते थे। मैं हैरान हूं कि इन पार्टियों ने ये एसओपी क्यों नहीं बनाई है। आखिरी बात में जरूर बहुत अहम है कि आप डेटा में एक्सेस क्यों नहीं दे रहे। आप स्टेक होल्डर की कमेटी बनाते और तमाम पार्टियों को एंगेज करते और कहते भाई डेटा चेक कर लीजिए, कौन कौन रजिस्टर हुआ है, कौन नहीं हुआ है। डेटा में रसाई नहीं दे रहे और ये एसओपी काबीना ने मंजूर की। इस काबीना का हिस्सा एमक्यूएम है। एमक्यूएम किस मुंह से कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो पुलिस ऑपरेशन हो रहा है कच्चे के इलाके में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जो कच्चे का इलाका है, सिंध और पंजाब और कुछ बलूचिस्तान की भी जो सरहदें जहां सूबों की मिलती हैं, वहाँ जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया पुलिस की तरफ से। और ये ऑपरेशन जो है इसका फैसला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में किया गया। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें रहीम साहब, नुमाइंदा है डॉन न्यूज़ राजनपुर। वेलकम टू द शो सर। जी कुंवर साहब, बताइए ये ऑपरेशन जो वहाँ हो रहा है, क्या तफसीलात है इस हवाले से, और वहाँ कौन से दहशत गर्दों की जो थी वो इतनी इत्तलात आई कि एनएससी में फैसला किया गया यहाँ ऑपरेशन करने का?
जी मैडम, सबसे पहले तो मैं इस ग्राउंड की बात कर लूं। यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब इकट्ठे होते हैं। हमारे अगर इस कच्चे को वो कर लिया जाए तो 10,000 एकड़ ये रकबा है, जहां पर तकरीबन 1 लाख के करीब आबादी है। इसके मशरकी साइड पे सिर्फ एक थाना की हदूद है रहीम यार खान की, बाकी टोटल एरिया राजनपुर में होता है। ये 1996 से यहाँ पर ऑपरेशन, पुलिस ऑपरेशन छोटे बड़े कंडक्ट किए गए हैं। 2016 में गुलाम रसूल उर्फ छोटू के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें पाक आर्मी ने भी हिस्सा लिया, और वो एक वाहिद बड़ा नाम था जिसको कि गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता ये लोग एक्टिव मजीद होना स्टार्ट हो गए, और इस वक्त कच्चे में 9 ग्रुप जो है वो एक्टिव है, जिसमें लुंड, सेखानी और दीगर गैंग है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा सा कबायली इलाका है, वेपन्स रखना यहाँ पर एक आम है। तो कुछ ट्राइब ऐसे हैं जिसमें उनकी आपस की लड़ाइयाँ थी, तो वो बाद में वो ग्रुप्स की सूरत अख्तियार करते करते तो वो डकैत गैंग हो गए। ताहम जो इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव है वो लठानी गैंग है, रहीम यार खान की साइड पे है, और ये हनी ट्रैप के जरिए अब लोगों को बुलाने लग गए हैं। पहले तो लोगों को अगवा कर लिया जाता था, यहाँ पर सिर्फ रखा जाता था, सेफ एरिया था, क्योंकि ये जजीरे नुमा इलाके होते हैं, क्योंकि जब गर्मियों में पानी ज्यादा आता है दरिया में तो सर ये बताइए कि ये कितना अंदाजा है, पुलिस कब तक इस ऑपरेशन को कैरी आउट करेगी? कुछ उन्होंने बताया? क्योंकि जैसे आपने ही जिक्र किया था कि 96 से यहाँ 16 दफे ऑपरेशन हो चुके हैं, तो ये कितना, क्या अंदाजा है पुलिस का? अच्छा मैडम, इस हवाले से वहां पे तकरीबन 200 से 300 के करीब डाकू मौजूद है, लेकिन पुलिस ने, जो आईजी पंजाब ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इनके इंडिया के साथ डायरेक्टली ताल्लुकात हैं, ट्विटर और फेसबुक के थ्रू जो है ये डील करते हैं, और जो पोस्टें हैं उनको फैलाते हैं, तो इनके ताल्लुकात है। इस हवाले से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। उनका ये कहना है कि ये ऑपरेशन अक्टूबर में खत्म किया जाएगा, मगर जून जुलाई में तो दरिया फुल हो जाएगा, तो ये ऑपरेशन कैसे होगा? क्योंकि उस दौरान तो जो पुलिस की पिकेट्स लगाई जाती हैं वो तक खत्म कर ली जाती हैं, डाकू इन पे चढ़ आते हैं, क्योंकि वो कश्तियों के जरिए पुलिस की चेक पोस्टों पे हमले करते हैं। और 12 ऐसे हुए कि 25-25 पुलिस एहलकार भी अगवा हुए। ना सिर्फ आवाम छोड़े, पुलिस एहलकारों को वो लोग अगवा कर लेते हैं, तो पुलिस वापस आ जाती है जो दीगर इलाके हैं उस तरफ। तो कच्चे की तमाम चेक पोस्टें, जिसमें 23 चेक पोस्टें थी, वो खत्म होकर अब 16 चेक पोस्टें बच गई हैं, क्योंकि वहां पर पानी आ जाता है। ये सिनेरियो चेंज होता रहता है, दरिया अपना रास्ता चेंज करता है, तो ये तो फिर आपके ख्याल में पुलिस आईजी साहब ने क्यों अक्टूबर की तारीख दी? मैडम, ये अब बेहतर समझ सकते हैं कि या तो ये पॉलिटिकली कोई इस हवाले से जो प्रेशर है, जिस वजह से अचानक से, क्योंकि ये लाहे अमल बाकायदा बनाया जाता है। ये देख ले कि 16 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं पकड़ा गया। अब भी अचानक से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, और अभी तक जो 3 अफराद इन्होंने बताया कि जी हमने डाकू मार गिराए हैं, तो उनकी भी जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक वो इनके पास लोग मौजूद थे। कोई प्रॉपरली जो है ऑपरेशन इस वक्त जो है, फायरिंग तो हो रही है, लेकिन कोई खातिर का अंदर ग्राउंड में कोई इनको जो है कामयाबी नहीं मिली। इस हवाले से जो आईजी पंजाब साहब अब अक्टूबर का टाइम दे रहे हैं, तो वो एक सवालिया निशान है कि पुलिस हर बार नाकाम होकर यहां से आ जाती है। राजनपुर की आप देख लें कि दर्जनों एहलकार जो है शहीद करवा चुकी है पुलिस, लेकिन उसके बावजूद भी है उनकी कुर्बानियां रंग नहीं लाई। बड़ी ऑफिसरान जो है इस हवाले से फंड्स आ जाते हैं, हर चीज। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।